हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का हमारे फ्री ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। बेटा, हमारा उद्देश्य है सब पढ़ें सब बढ़ें। ओके, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर का जो थर्ड सेमेस्टर है, इस थर्ड सेमेस्टर में हम लोग केमिस्ट्री के सिलेबस की बात करेंगे। क्लियर? तो थर्ड सेमेस्टर में जो केमिस्ट्री का सिलेबस है और इस पेपर का जो नाम है जो हम लोगों को थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना है, इसका नाम है केमिकल डायनामिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। क्लियर? जो आपका थर्ड सेमेस्टर का है। तो इसमें कौन कौन से यूनिट्स हैं और उन यूनिट्स में कौन कौन से टॉपिक हैं वो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो सबसे पहले आपका जो यहाँ पर मिलने वाला है प्यारे बच्चों, वो आपका मिलेगा पहला चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। क्या मिलेगा प्यारे बच्चों? केमिकल काइनेटिक्स। तो आप देख पा रहे होंगे कि केमिकल काइनेटिक्स नाम से ही लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमने इसको 10+2 लेवल पढ़ रखा। बिल्कुल आपकी जो दिमाग में चला बिल्कुल ठीक है, ये 10+2 लेवल का ही है, 12th लेवल पर जो आपने पढ़ रखा है तो वही पूरा है। थोड़ा सा चीज़ें एडवांस रहेंगी, ओवरऑल बेस वही है। बहुत सारे टॉपिक आपके मैच होंगे। ओके, क्योंकि 100% तो नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर इतना डीपली या डिटेल में नहीं होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला जो पढ़ना है, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं, तो यहाँ पर जो देख पा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करनी है। उसके बाद इस रिएक्शन की रेट को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं, इसमें हम लोग टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन आदि के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि रिएक्शन की रेट क्या है, फिर पढ़ेंगे रिएक्शन की रेट को कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पर मैथमेटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंपल केमिकल रिएक्शंस, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। उसके बाद जो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, इसको पढ़ने के बाद फिर हम लोग टाइप्स ऑफ ऑर्डर पढ़ेंगे। तो इसमें जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। फिर ये जो फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस हैं, इनकी मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ेंगे। मैथमेटिकल फॉर्म का अर्थ है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हम मैथमेटिकल इक्वेशन ड्राइव करेंगे। उसके बाद ऐसे ही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मैथमेटिकल फार्मूला ड्राइव करेंगे, उसकी इक्वेशन ड्राइव करेंगे। ऐसे ही सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, उसका मैथमेटिकल डेरिवेशन, मैथमेटिकल फार्मूला इक्वेशन क्या होती है, वो हम लोग यहाँ ड्राइव करेंगे। ऐसे ही हमारा थर्ड ऑर्डर का भी रहेगा। फिर उसके बाद हम लोग स्यूडो ऑर्डर, जिसको आभासी कोटि कहते हैं, आभासी अभिक्रियाएं कहते हैं। और फिर इन सब के लिए हम लोग हाफ लाइफ और मीन लाइफ कैलकुलेट करेंगे। जब फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का जब हम मैथमेटिकल डेरिवेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हर एक ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम उसकी हाफ लाइफ और मीन लाइफ को भी कैलकुलेट करेंगे, जो आपने 10+2 लेवल पर किया है। ओके, वहाँ सारे डेरिवेशन नहीं किए, जीरो ऑर्डर का किया, फर्स्ट ऑर्डर का किया। क्लियर? सेकेंड और थर्ड ऑर्डर वहाँ पर नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इन सारे इक्वेशंस के फार्मूला भी ड्राइव करेंगे और उन पर हम लोग क्या करेंगे, हाफ लाइफ और मीन लाइफ को भी कैलकुलेट करेंगे। ओके, जब ये यूनिट स्टार्ट करेंगे और इसका एक एक टॉपिक को जब पढ़ाएंगे आपको, तब ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। इसके बाद फिर डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर? डिफरेंशियल मेथड, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, हाफ लाइफ मेथड एंड आइसोलेशन मेथड। अब यही जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, क्लियर, इसी को डिटरमाइन करने के लिए इनके कुछ डिफरेंशियल मेथड भी हैं, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन भी मेथड हैं, हाफ लाइफ मेथड हैं और आइसोलेशन मेथड है। तो इन मेथड द्वारा भी हम लोग रिएक्शन के ऑर्डर को डिटरमाइन करेंगे। तो ये कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो रिएक्शन के ऑर्डर को क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे कि वो फर्स्ट ऑर्डर का होगा, सेकेंड ऑर्डर का होगा, थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन होगा या जीरो ऑर्डर का रिएक्शन होगा। ओके, अब इसी जो केमिकल काइनेटिक्स है, इसी का एक सेकेंड पार्ट, क्लियर, जिसको हमने थ्योरीज ऑफ केमिकल काइनेटिक्स का नाम दिया है। क्लियर? तो यहां पर हमें क्या क्या इसमें पढ़ना है, हमें पढ़ना है आर्हेनियस इक्वेशंस क्या होती है, इसको पूरा ड्राइव करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर? एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, सिंपल कोलिजन थ्योरी बेस्ड ऑन द हार्ड स्फीयर मॉडल। फिर हमें पढ़ना है कोलिजन थ्योरी जो हार्ड स्फीयर मॉडल पर बेस्ड होगी। उसके बाद ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी पढ़नी है। फिर एक्सप्रेशन फॉर द रेट कांस्टेंट। क्लियर? फिर रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन पढ़ना है बेस्ड ऑन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर बेस्ड होगा, एंड थर्मोडायनामिक एस्पेक्ट्स। ओके, तो ओवरऑल यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ केमिकल काइनेटिक्स की जो थ्योरीज हैं उनके कॉन्सेप्ट को, उनके बेस को समझना होगा। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्शन का फॉर्मेशन जब ही होगा जब एटम मॉलिक्यूल का आपस में क्या होगा, कोलिजन्स होगा। क्लियर? साथ ही साथ यहां पर कुछ थर्मोडायनामिक इफेक्ट भी पढ़ेंगे। क्लियर?
चलिए, तो ये हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं प्यारे बच्चों सेकंड यूनिट की तरफ, जिसका नाम है प्यारे बच्चों केमिकल इक्विलिब्रियम। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं। इसमें सबसे पहले केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करेंगे, क्लियर। साथ ही साथ फ्री एनर्जी को डिस्क्राइब करेंगे, थर्मोडायनामिक डेरिवेशन ऑफ द लॉ ऑफ मास एक्शन। जो लॉ ऑफ मास एक्शन है, जिसको हिंदी में द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम कहते हैं, तो यहां पर हम लॉ ऑफ मास एक्शन को थर्मोडायनामिकली ड्राइव करेंगे, एक इक्वेशंस निकल के आएगी, क्लियर। उसके बाद ली चैटलियर प्रिंसिपल, जिसको हिंदी में लासातेली नियम कहते हैं, इसको पढ़ना है, क्लियर। फिर रिएक्शन आइसोथर्म, रिएक्शन आइसोकोर, क्लासियस क्लैरपन इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लासियस क्लैरपन इक्वेशन, क्लियर। तो इस क्लासियस क्लैरपन इक्वेशन को ड्राइव करेंगे, ड्राइव करने के बाद फिर इसकी हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन को भी रीड करेंगे, पढ़ेंगे, ओके। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड यूनिट की तरफ। थर्ड यूनिट प्यारे बच्चों है फेज रूल या फेज इक्विलिब्रियम, ओके। तो यहां पर सबसे पहले समझेंगे कि ये हमारा फेज क्या होता है, फेज रूल क्या होता है, फेज इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो स्टेटमेंट एंड मीनिंग ऑफ द टर्म ऑफ फेज हम समझने का प्रयास करेंगे, समझेंगे कि फेज का क्या स्टेटमेंट है, क्या उसका मीनिंग है, क्लियर। तो फिर इनसे जो निकल के आएंगी, इनसे एक टर्म निकल के आएगा कंपोनेंट, डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्लियर। उसके बाद आपका डेरिवेशन ऑफ गिब्स फेज रूल, क्लियर। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, गिब्स फेज रूल का भी डेरिवेशन पढ़ेंगे। तो फेज इक्विलिब्रियम जैसे आप देख पाते हैं कि जो वाटर होता है वो 3 फेजेस में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, क्लियर। तो फेजेस का अर्थ उसकी एक तरह की कला हिंदी में कहते हैं या रूप कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अलग अलग मटेरियल्स की, अलग अलग कह सकते हैं कि गैसेस की, अलग अलग कह सकते हैं सबस्टेंस की अलग अलग फॉर्म रीड करेंगे कि वो किन किन रूपों में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। तो इस तरीके का यहाँ पर एक चैप्टर आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। जब इसको स्टार्ट करेंगे तब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो वही कह रहा है, स्टेटमेंट एंड मीनिंग ऑफ द टर्म ऑफ फेज को समझेंगे, फिर उसी से रिलेटेड कंपोनेंट्स क्या होते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, और गिब्स फेज रूल क्या होता है, क्लियर हुआ। अगला इसी में बढ़ते हैं, फेज इक्विलिब्रियम ऑफ वन कंपोनेंट सिस्टम। फेज रूल में ही हमारा वन कंपोनेंट सिस्टम आता है, इसमें हमको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सिस्टम, ये हमारे वन कंपोनेंट सिस्टम में जाते हैं। इसके बाद फेज इक्विलिब्रियम में 2 कंपोनेंट सिस्टम को पढ़ेंगे। इसमें आपका बिस्मथ कैडमियम सिस्टम और लेड सिल्वर सिस्टम, इन 2 सिस्टम को हम लोग 2 कंपोनेंट सिस्टम में पढ़ेंगे, और 1 कंपोनेंट सिस्टम में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्कस करेंगे, ओके। इसके बाद हमारी जो अगली यूनिट है प्यारे बच्चों, वो 4th यूनिट है, क्लियर। 4th यूनिट में हमारा इस यूनिट का नाम है काइनेटिक थ्योरीज ऑफ गैसेस। ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि बहुत डिटेल में है और काफ़ी लेंथी कह सकते हैं, काइनेटिक थ्योरीज ऑफ गैसेस। आप सभी लोग जानते हैं मटेरियल की 3 फॉर्म होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ओके। तो इसी में बच्चा हमारा हम लोग गैसेस स्टेट में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, यहाँ पर पढ़ेंगे पास्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। जो गैसेस है ना, उनकी पास्टुलेट, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की जो कह सकते हैं काइनेटिक थ्योरी है, गतिक अवधारणा है, क्लियर। तो उस गतिक अवधारणा का गैसेस मॉलिक्यूल के काइनेटिक बिहेवियर को, काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ओके। इसलिए लिखा पास्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ओके। उसके बाद लिखा है डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। जो भी हमारी आइडियल गैसेस होंगी, क्लियर है, जो भी हमारी गैसेस होंगी उनका क्या बिहेवियर रहेगा, डेविएशन का अर्थ है उनका क्या विचलन रहेगा। तो वो हमको यहाँ पर उनका डेविएशन पढ़ना है फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, ओके। उसके बाद फिर वांडरवाल इक्वेशन ऑफ द स्टेट, फिर हमको वांडरवाल इक्वेशन भी पढ़नी है। आपने इसको फिजिक्स में भी टच किया होगा और केमिस्ट्री में भी टच किया होगा, ओके। तो गैसेस स्टेट में पास्टुलेट्स ऑफ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। उसके बाद डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, जो हमारी आइडियल गैसेस होंगे उनका क्या डेविएशन होगा, उनका क्या आइडियल बिहेवियर होगा, वो डिस्कस करने वाले। फिर वांडरवाल इक्वेशंस पढ़ेंगे, और फिर यहाँ पर क्रिटिकल फिनोमिना में हमारा क्या जाएगा, पीवी आइसोथर्म ऑफ द रियल गैसेस। जो हमारी रियल गैसेस होंगी उनके लिए हम लोग प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ खींचेंगे, इसीलिए इसको पीवी आइसोथर्म बोला गया। कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्टेट पढ़ेंगे, आइसोथर्म ऑफ द बॉन्डर वॉल इक्वेशंस यहाँ पर डिस्कस करना है, रिलेशनशिप बिटवीन क्रिटिकल कांस्टेंट एंड बॉन्डर वॉल कांस्टेंट। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ क्रिटिकल कांस्टेंट्स होंगे और कुछ बॉन्डर वॉल कांस्टेंट्स होंगे, उनके बीच में क्या रिलेशन है वो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। द लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट, क्लियर, मटेरियल की करस्पॉन्डिंग स्टेट्स को यहाँ पर पढ़ेंगे। रिड्यूस इक्वेशन ऑफ द स्टेट,
क्लियर। और उन मटेरियल की जो रिड्यूस इक्वेशन होगी वो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद फिर अगला जो थर्ड पार्ट इसी में आ जाता है मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज, कोलिजन नंबर और मीन फ्री पाथ और कोलिजन डायमीटर। ये सारी चीजें हम लोग किसमें पढ़ने वाले हैं, काइनेटिक थ्योरीज ऑफ गैसेस। ओके, इसके बाद जो अगली यूनिट है प्यारे बच्चों वो 5th यूनिट है। इस 5th यूनिट में का नाम है लिक्विड स्टेट। इसमें हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड, क्लियर। उसके बाद स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस, यानी कह सकते हैं सॉलिड लिक्विड गैस के बीच में जो स्ट्रक्चरल डिफरेंस है उसके बेस पर हम इन तीनों के बीच में डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे। लिक्विड क्रिस्टल्स में तो लिक्विड क्रिस्टल स्टेट हो गया, फिर लिक्विड क्रिस्टल में हम लोग डिफरेंस बिटवीन लिक्विड क्रिस्टल, सॉलिड और लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे। फिर क्लासिफिकेशन पढ़ना है, इसमें स्ट्रक्चर ऑफ नेमेटिक एंड कोलेस्ट्रॉल फेज पढ़ना है। फिर लिक्विड इन सॉलिड में क्लासिफिकेशन, प्रिपरेशंस, प्रॉपर्टीज, इनहिबिशन एंड जनरल एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें हमको लिक्विड स्टेट में डिस्कस करनी है। तो अभी बहुत सारी चीज़ें एकदम तुम्हारे दिमाग में नहीं बैठेगा क्योंकि मैं ये इन टॉपिक का नाम बता रहा हूँ, अभी मैं इनकी डिटेल नहीं समझा रहा हूँ। ओके, तो अभी केवल समझो कि ये चीज़ें यहाँ पर हमको पढ़नी है इस यूनिट में। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट की तरफ जो हमारी बहुत पसंदीदा यूनिट है जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ओके, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो पहला वर्ड लगा वर्नर, वर्नर ही कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, क्योंकि इसी ने इसको स्टार्टअप दिया था। तो वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, आपने बहुत सारे टाइप के कंपाउंड्स पढ़े हैं, तो इसी में एक टाइप होता है एक कम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, इनका सब कुछ एक न्यारा होता है, एक डिफरेंट टाइप के कंपाउंड होते हैं जिनको हम लोग कम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हिंदी में कहते हैं, संकरी हो गई है ना। तो वर्नर थ्योरी ऑफ द कम्प्लेक्स कंपाउंड, तो जो वर्नर ने थ्योरी दी थी वो हमारे कम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड दी थी, क्लियर। फिर इसके बाद हम यहाँ पर पढ़ेंगे लिगेंड्स क्या होते हैं, उन लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन, एम्बिडेंटेड लिगेंड्स, चिलेट्स, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, और फिर जो कम्प्लेक्स कंपाउंड है प्यारे बच्चे इनका नॉमेनक्लेचर भी पढ़ना है हम लोगों को। ओके, उसके बाद फिर इसी में हमें कम्प्लेक्स कंपाउंड की आइसोमेरिज्म भी पढ़नी है, क्लियर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आइसोमेरिज्म भी डील करनी, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, ओके, स्टेरियो आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, क्लियर। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किसके लिए देखना है, स्क्वायर प्लेनर और ऑक्ट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए हमें यहाँ पर तो ध्यान रखना कम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं, उन कम्प्लेक्स कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर क्या होता है, उसमें लिगेंड्स क्या होते हैं, लिगेंड्स के उनके क्लासिफिकेशन को समझना है। फिर यहाँ पर हमको क्या करना है, कम्प्लेक्स कंपाउंड की आइसोमेरिज्म को भी समझना है, इसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, स्टेरियो, ये तमाम चीज़ों पर हमें यहाँ पर चर्चा करनी और बहुत विधिवत तरीके से समझना है। इसी यूनिट का एक मैंने सेकेंड पार्ट लिया है, सॉरी इसमें भी 2 पार्ट आ जाएंगे, नहीं सॉरी यूनिट सेकेंड है, ये तो 6 यूनिट की बात हो रही थी ना, ठीक है। अगला जो प्यारे बच्चों यूनिट 7 है, इस यूनिट 7 के 2 पार्ट आएंगे, एक थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री फर्स्ट और दूसरा क्या आएगा प्यारे बच्चों, देख रहे होगे, थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री सेकंड। तो अब हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो प्यारे बच्चों किस पे रहेगा, यूनिट 7 पर। तो 7 यूनिट में हमें 7th यूनिट में क्या क्या पढ़ना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं केवल टॉपिक के नाम बोल देता हूँ, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस, जो भी हमारे मेटल कम्प्लेक्सेस होंगे उनकी मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्स। उसके बाद लिमिटेशन ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, देखो यहाँ पर हमें बीवीटी नहीं पढ़ना है, क्लियर, उसका हमें क्या पढ़ना है, लिमिटेशन, कि कहाँ तक ये काम करती है, कहाँ पर ये फेल हो जाती है, तो दैट इज कॉल्ड लिमिटेशन। ओके, थर्ड है एन एलिमेंट्री आइडिया ऑफ द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, फिर हमको क्या करना है, सीएफटी पढ़नी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। उसके बाद जो सीएफटी है वो हमें ऑक्ट्राहेड्रल पर भी अप्लाई करनी है, यही सीएफटी हमको टेट्राहेड्रल पर भी अप्लाई करनी है, यही सीएफटी हमको स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। तो सबसे पहले हमको समझनी है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है, और फिर उस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को हम लोग ऑक्ट्राहेड्रल पर, टेट्राहेड्रल पर और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस पर समझने की कोशिश करेंगे। ओके, फिर उसके बाद जॉन टेलर इफेक्ट क्या है वो पढ़ेंगे, फिर सीएफटी को कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर, जो क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर होंगे प्यारे बच्चों उनको कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करेंगी, वो चीज़ें हमको 7th यूनिट में पढ़ना है, किसमें, थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री फर्स्ट में। इसी का मैंने सेकेंड पार्ट लिया है, क्लियर, दैट इज क्या है, थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का सेकेंड पार्ट। इसमें क्या पढ़ना है, इसमें हमको थर्मोडायनामिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ द मेटल कॉम्प्लेक्सेस,
क्लियर। यानी जो हमारे मेटल कॉम्प्लेक्सेस होंगे उनका थर्मोडायनामिक और काइनेटिक एस्पेक्ट्स जो है, जो मेटल कॉम्प्लेक्सेस है इनका थर्मोडायनामिक और काइनेटिक एस्पेक्ट्स हमको यहाँ पर पढ़ना है। ओके, फिर इसका ब्रीफ आउटलाइन ऑफ द थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी ऑफ द मेटल कॉम्प्लेक्सेस। जो मेटल कॉम्प्लेक्सेस है इनकी थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी क्या होती है और इनको कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं और उस अफेक्ट से इनकी स्टेबिलिटी कम होगी या ज़्यादा, वो लिखा फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द स्टेबिलिटी। क्लियर, कौन कौन सी चीज़ें इसको अफेक्ट करेंगी जिसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़े या कम हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बात करेंगे। इसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, जो कॉम्प्लेक्स है उनकी स्टेबिलिटी कांस्टेंट को पढ़ना है और देयर डिटर्मिनेशन, उनको कैसे डिटरमाइन किया जाता है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद सबस्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, जो हमारे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस है प्यारे बच्चे, उनकी सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़नी है, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हमको यहाँ पर डील करनी है। तो लास्ट बचा है हमारा यूनिट 8। थोड़ा सा ध्यान रखना, लेंथी सेमेस्टर उसको कहा जा सकता है केमिस्ट्री का, क्योंकि बहुत डिटेल है। ओके, लेकिन मजा भी आ जाएगा और पढ़ लोगे। अगला हमारा लास्ट यूनिट है 8 यूनिट, जिसका नाम है इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मैग्नेटिज्म। ओके, तो यहाँ पर हमको क्या क्या पढ़ना है, एक स्पेक्ट्रा का पार्ट है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। जो हमारे ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस होंगे हमें उनके इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा देखने होंगे। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के टाइप, फिर यहाँ पर सिलेक्शन रूल और फर्दर डी ट्रांजिशन के लिए सिलेक्शन रूल भी पढ़ना है। स्पेक्ट्रोस्कोपिंग ग्राउंड स्टेट, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़नी है। ऑर्गेल एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर D1 D1 और D9 के लिए हमको ऑर्गेल एनर्जी लेवल डायग्राम भी पढ़ना है। डिस्कशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ऑफ द दिस कम्प्लेक्स, ये जो कम्प्लेक्स कंपाउंड है, कम्प्लेक्स आयन है, इसका हमको क्या करना, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम हमको क्या करना है, डिस्कशन करना है इसका। ओके, इसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, जो हमारे ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस होंगे इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या है। टाइप ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर, इनका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है। मेथड्स ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को डिटरमाइन करना है। स्पिन ओनली फार्मूला, एलस कपलिंग, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन टू मैग्नेटिक मूवमेंट, कोरिलेशन ऑफ द म्यू एस एंड म्यू, इफेक्ट वैल्यूज। म्यू एस का अर्थ होता है स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट को कैलकुलेट करना, फिर इसका म्यू इफेक्ट का अर्थ है इसका नेट इफेक्ट मैग्नेटिक मूवमेंट का, वो डिस्कशन करना है। फिर एप्लीकेशन ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर द मैग्नेटिक मूवमेंट डाटा फॉर 3D मेटल कॉम्प्लेक्स के लिए, ध्यान रखना, एप्लीकेशन ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट डाटा फॉर द 3D मेटल कॉम्प्लेक्सेस के लिए हमको क्या करना है, मैग्नेटिक मूवमेंट डाटा भी डिटरमाइन या कैलकुलेट करना है। तो ओवरऑल ये आपके टोटल 8 यूनिट्स, इन 8 यूनिट्स में अंदर कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स के बारे में हमने आपको विधिवत तरीके से समझाया। अब जब हम इस एक एक यूनिट को पढ़ेंगे और उनके अंदर के टॉपिक को डिस्कस करेंगे तब चीज़ें आपके लिए बहुत बेटर होंगी। क्लियर। तो हमारा जो मेन उद्देश्य है मेरे जीवन का वो यही है बच्चा कि सब पढ़ें सब बढ़े। उम्मीद है, विश्वास है कि चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अपना सपोर्ट दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और पहली यूनिट को हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए और देखने